Hmm. So, welcome you all on the passage of a new reading experience. And today it's going to be some bad weather in the reading exercise. Let's discuss one by one. Wait. स्किमिंग का नाम सुना सबने? स्किमिंग। आज इस पैसेज के अंदर चलो एक जल्दी से स्किमिंग करने से पहले इस पूरे पैसेज की लेंथ देखो पहले आप, राइट। आज हम सेट नंबर 3 का RC3 कर रहे हैं। एंड फॉर सॉल्विंग दिस लेट्स सी व्हाट इज द लैंग्वेज ऑल अबाउट। ये RC3 सेट 3 के अंदर स्टार्टिंग किससे हो रही है? बिली हॉलिडे। शुरुआत में मुझे लगा था कोई वेकेशन है, बाद में देखा तो ये पता लगा कि ये डाइड है। अच्छा, ये तो कोई इंसान है, लेकिन पता लगा ये मेल है या फीमेल। आई हैव बीन अनेबल until नाउ टू राइट अबाउट, तो कोई फीमेल है। But since she will survive many who receive longer obituaries, a short delay in one small appreciation will not harm her or us. याद रखना, जो हमारे राइटर हैं वो खुद एक म्यूजिशियन है, क्योंकि आगे लिखा भी है ना। ना तो ये वी द म्यूजिशियंस लिखा हुआ देखो, तो राइटर अगर खुद म्यूजिशियन है तो दिखती सी बात है आर्टिस्ट तो है, उसकी लैंग्वेज भी क्लासिक है। क्योंकि जिस तरीके से इसने पेन चलाया है नए नए वर्ड्स को यूज करने के लिए, मुझे लगता है इसने क्विल बोर्ड का यूज किया क्योंकि इसमें काफी अच्छे अच्छे सिनोनिम्स आ जाते हैं, तो इसने भारी भारी वर्ड यूज किए। आपको बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स मिलेंगे इसमें, बट हम वोकैबुलरी नहीं पढ़ रहे। ये तुम्हारा टास्क है, इसमें कोई भी नया वर्ड मिलता है सर्कल करके मीनिंग निकालो। हम ओवरऑल मीनिंग देखेंगे, ठीक है, बिकॉज रियल एग्जाम्स में यू डोंट हैव दैट मच टाइम टू गो फॉर द ओवरऑल मीनिंग, वन मीनिंग, राइट। तो बिली हॉलिडे की स्टार्टिंग हो चुकी है। ऑबिचुरीज का मतलब होता है शोक संदेश, सुना है? दैट इज डेथ नोट, नॉट रिटन बाय द सेल्फ बट समबडी एल्स, जो आपको इन्फॉर्म करते हैं कि भाई सच एंड सच पर्सन हैज डाइड। तो बहुत बार दैनिक भास्कर का जो पूरा वो न्यूज़पेपर है, उसमें भिलौड़ा पत्रिका देखना, एक आधा पेज तो इसी से भरा हुआ होता है, और कोरोना में तो ऑलमोस्ट पूरा भरा हुआ था। सबके ही शोक संदेश एक साथ आते थे। अब मुझे बताओ, ऑबिचुरीज में लॉन्गर ऑबिचुरीज उसको मिलते रहेंगे, इसीलिए आई एम नॉट सो लेट टू राइट अबाउट हर, यही कह रहा है वो। अ शॉर्ट डिले इन वन स्मॉल एप्रिसिएशन विल नॉट हार्म हर, मतलब ना उसको नुकसान होगा ना मुझे, क्योंकि उसकी ऑबिचुरीज तो चलती रहेगी। इतनी फेमस सेलिब्रिटी होगी कोई। अब हमको बिली हॉलिडे का नाम 1% भी नहीं पता, हमको बिली हॉलिडे का बी भी नहीं पता, तो क्या करने वाले? इस पैसेज में जितना लिखा हुआ है बस उसी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कोई एक्स्ट्रा ज्ञान की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ आंसर्स भी इसी में है। कोई बैकग्राउंड नॉलेज की जरूरत नहीं है, ठीक है, जीके नहीं है, इंग्लिश है। तो तुमको जितना इसमें समझ में आ रहा है उसके लिए एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। एक होता है ना कि हमारे बीच उन लोगों से ज्यादा रहेगी जिनको लॉन्गर ऐसे ऑब्ituaries मिली, मतलब हमारे बीच ज्यादा मेमोरीज में रहेगी, ऐसा। हाँ, बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि शी विल सर्वाइव मोर लैंग्वेज, मोर ऑब्ituaries देन अदर्स। मतलब उसका प्यार स्नेह इतना था लोगों के बीच में कि उसके बाकी ऑब्ituaries तो बंद हो जाते हैं, लेकिन इसकी ऑब्ituaries एक्टिव रहेगी। तो डेथ नोट का मतलब मेरे हिसाब से शोक संदेश है, जिसकी इंफॉर्मेशन ऐसा नहीं कि सिर्फ डेथ के टाइम में मिलती है, उसकी इंफॉर्मेशन मेमोरी में मिलती है। तो आपने एक वर्ड सुना होगा, रेमिनिसेंस। उसका रेमिनिसेंस बना रहेगा, रेमिनिसेंस माने मेमोरीज, तो लोग उसको यादों में याद करते रहेंगे। एक बार मैं भी याद कर लूं तो कोई बुराई नहीं है, ये ऑथर कह रहा है। तो मुझे बताओ, पहले क्वेश्चंस देखना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ा पैसेज है। देखो आप इसके अंदर लाइक थिंग, ये 5th या 6th पैराग्राफ है। टेल मी which paragraph is this? If it is 5th, तो obviously we are very short of time to solve 4 questions on it, right? Questions कितने हैं? 4 है ना? 4 questions of 5 passage। Injustice है ये तो, 5 paragraphs तो injustice है। फिर भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रहा है? Why Billie Holiday survive many who receive longer? इसी पे क्वेश्चन आ गया, वही फर्स्ट लाइन, why। अब why तो हमने नहीं पढ़ा था, हमने ये जरूर पढ़ा था what। तो what is she going to survive? Longer obituaries, correct। तो इन्होंने पूछा है why, ऐसा क्या हुआ कि वो इतनी लंबी लंबी रेमिनिसेंस या obituaries या मेमोरीज में लोगों के बनी रहेगी, ऐसा क्या काम किया उसने। तो अचीवमेंट हम अब पढ़ेंगे, करेक्ट। फर्स्ट पैराग्राफ में है क्या इसका आंसर? ढूंढेंगे हम, डोंट वरी।
अकॉर्डिंग टू द ऑथर, इफ बिली हॉलिडे हैड नॉट डाइड, अगर वो मरी नहीं होती तो क्या होता उसकी मिडिल एज में? मिडिल एज मतलब उसकी मिडिल एज से पहले ही वो मर गई, तो मिडिल एज कब होती? कमॉन, 30, 50, 60 के 50 टू 30 का जो पीरियड है, 40-50 का पीरियड, उसको क्या बोलते हैं? मिडिल एज। तो मिडिल एज से पहले अगर वो गुजर गई, तो ये बोल रहा है अगर वो जिंदा रहती तो क्या होता? पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम कॉमन सेंस से तो आंसर नहीं दे सकते, राइट? 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑथर्स ओपिनियन। तो ऑथर ने शायद अपने ओपिनियन बहुत सारे रखे होंगे उसके एप्रिसिएशन में, तो कुछ तो फैक्ट्स हैं और कुछ ओपिनियंस हैं। आपको ओपिनियंस मैच करनी है, मतलब पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 3 तो ट्रू है और 1 फॉल्स है। एक और क्वेश्चन, क्या इसके आगे है, ऊपर है? देखते हैं। इस क्वेश्चन का भी फर्स्ट लाइन पढ़ लो। बिली हॉलिडे वॉज फॉर्चुनेट इन ऑल बट वन। तो ऑल बट वन मतलब सारे सही हैं सिवाय एक के। फिर से एक एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन है ना, बट वन ऑफ द फॉलोइंग वेज। तो फॉर्चुनेट के लिए अपने को ऑब्वियसली पैसेज तो पढ़ना पड़ेगा, व्हाई वाज शी लकी। तो आ जाओ ऊपर, और वन बाय वन इसको स्किमिंग करके समझते हैं। यहां तक तो समझ में आ गया था? ठीक है। When she died, the most heart-rending voice of the past generation grieved bitterly. सब रोए, क्योंकि उसकी वॉइस कैसी थी? हार्ट रेंडिंग, मतलब दिल निचोड़ देने वाली वॉइस थी। अभी इसके आगे तुमको बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स मिलेंगे जो रोते हुए सिंगर्स गाते हैं ना, सैड सॉन्ग्स, उनको ब्लू सिंगर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, सिंगर्स ऑफ द ब्लू। तो या ब्लू सिंगर्स, तो कहते हैं बीइंग इन ब्लू का मतलब बीइंग सैड, सुना है ना? तो ब्लू सिंगर्स सारे सैड सिंगर्स हैं। अब देखो, ऑफ द पास्ट जनरेशन ग्रीव बिटरली, सारे लोग रोए थे जब वो मरी। देयर वाज नो रीजन टू नॉट टू ग्रीव। एक्चुअली इन्होंने पूरा नहीं लिखा है, समझ जाओ कि ना रोते तो सरप्राइज होता, रोएंगे तो सही। नेक्स्ट, फ्यू पीपल परस्यूड सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोर होल हार्टेडली देन, इसमें कैपिटल ए एन है, माय मिस्टेक या पैसेज की प्रिंटिंग मिस्टेक है, देन ए एन वाला, देन शी। क्या पता ये क्वेश्चन ही बन जाता, ग्रामेटिकल एरर निकालो इस पैसेज में, है ना? तो बताओ, कुछ लोगों ने तो उससे भी ज्यादा सेल्फ डिस्ट्रक्शन झेला जितना उसने खुद ने। Then she, when the pursuit was at an end at the age of 44, 44 पे मरी। परस्यूट क्या होता है? चेस। अब मैं आपको छोटी छोटी चीजें नहीं समझा सकता, तो इसकी वर्ड मीनिंग्स देख लेना। तो when she was chasing her life, when she was living it, तो परस्यूट एंड कब हुआ? 44 पे हो गया, मिडिल एज से पहले। नेक्स्ट, she had turned herself into a physical and artistic wreck. फिजिकल एंड आर्टिस्टिक रैक मतलब जीतता जागता बर्बादी। रैक माने डिस्ट्रक्शन, बर्बादी, डैमेज। तो अगर तुमने डैमेज का चेहरा ना देखा हो तो किसको देख लो? बिली हॉलिडे को देख लो, वो जीतती जाती बर्बादी थी। ऐसा क्या था भाई? सम ऑफ अस ट्राइड गैलेंटली टू, गैलेंटली माने, अब एक एक वर्ड कैसे बताऊं? गैलेंटली मतलब ब्रेवली। गैलेंट्री अवार्ड नहीं सुने? गैलेंट्री अवार्ड कौन सी फील्ड में दिए जाते हैं? डिफेंस में, आर्मी में। तो गैलेंटली क्या होता है? ब्रेवली। तो सम ऑफ अस, कुछ लोगों ने तो ब्रेवली क्या किया? टू प्रिटेंड अदरवाइज। कुछ लोगों ने उसकी उस फिजिकल रैक को ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि वो कितनी पेनफुल थी, ऑलमोस्ट हेल्पलेस। तो उन्होंने, कुछ ब्रेवली लोगों ने उसकी बैड कंडीशन पे ध्यान नहीं दिया, उसकी गुड कंडीशन दैट इज सिंगिंग पे ध्यान दिया, राइट? आगे सुनो। टेकिंग कंफर्ट इन द ओकेजनल मोमेंट्स व्हेन शी स्टिल साउंडेड लाइक अ ravaged echo. Now ravage means broken, yes you can say that, because ravage is destructed और echo sound, है ना? तो उसका साउंड 44 में भी कैसा था? एक ravaged echo जैसा साउंड, जो ब्लू सिंगर का होता है। तो सबने एंजॉय किया उसके साउंड को विदाउट नोटिसिंग हर रैक, हर डैमेज स्टेट। तो कुछ लोगों ने ब्रेवली ये काम किया, ठीक है। अदर्स, दूसरों ने क्या किया? हैड नॉट इवन द हार्ट टू सी एंड लिसन एनीमोर। उसको सुनने की किसी में हिम्मत नहीं रही, क्योंकि अब वो बर्बाद हो चुकी थी, समथिंग लाइक दैट। नेक्स्ट पढ़ो। We preferred to stay home and if old and lucky enough to own the incomparable records of our heyday. What's an heyday? कुछ लोग जो लकी थे उनके पास उसके हेडे के रिकॉर्ड्स थे। इनकंपैरेबल, किसी से कंपेयर
नहीं, बहुत ही अनमैचेबल रिकॉर्ड्स थे। रिकॉर्ड्स किसके थे? उसके हेडे, मतलब उसके गुड डेज के या बैड डेज, ये सनी डेज के रिकॉर्ड्स थे, ठीक है। तो इट्स अ गुड डेज वाले रिकॉर्ड्स, जब उसका पीक करियर था। ये सही है क्या? 1937 से 1946 तक, many of which are not even available on British LP। ना बाय गॉड्स ग्रेस तुमको एलपी का फुल फॉर्म नहीं पूछा इन्होंने, ठीक है, लेकिन हो सकता है आने वाले क्विज में मैं पूछ लूं। एक्रोनिम्स क्विज करने जा रहे हैं हम लोग सैटरडे 6:30। एलपी का फुल फॉर्म, ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स पे ना कभी बार इंटरेस्ट आता है कि यार इसका फुल फॉर्म क्या होगा। जैसे तुमने शायद एक मशीन का नाम सुना हो, जेसीबी। अब जेसीबी बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, पर कभी दिमाग नहीं लगाया कि गूगल पे सर्च करके देख तो ले फुल फॉर्म क्या है, लेकिन लगाना पड़ेगा। अब एक्रोनिम्स का क्विज आ रहा है, ऐसे कुछ मिससेलेनियस वर्ड्स आएंगे। हम सबके मोबाइल में सिम है, पर बहुत कम लोगों को पता है सिम कोई वर्ड नहीं है, सिम एक शॉर्ट फॉर्म है जिसका फुल फॉर्म निकालना है। लेजर कोई शॉर्ट फॉर्म है या फुल फॉर्म? लेजर एक शॉर्ट फॉर्म है। अगर तुम लिखते हो एल स्मॉल ए एस ई आर, गलत है। कैपिटल एल, कैपिटल ए, कैपिटल एस ई आर, करेक्ट। तो लेजर भी एक शॉर्ट फॉर्म है, साइंस वाले समझते हैं, है ना। क्या ये छोटी छोटी चीजें हम लोगों को अगर नेग्लेक्ट करनी आ गई, नॉलेज नहीं मिलेगी। तो हमको सीखनी आनी चाहिए, हाउ टू एक्सप्लोर इट, राइट। तो मैं आपको लीगल, बिजनेस और कुछ मिसलेनियस 3 राउंड्स खेलेंगे। एक्रोनिम्स पूछूंगा आपको, जितने पढ़ने आज से पढ़ने शुरू कर दो, क्या पता ये आ जाए उसमें। तो एलपी का मतलब होता है इट्स अ लॉन्ग प्लेइंग बैटरीज या लॉन्ग प्लेइंग डिस्क। ऐसे डिस्क देखी होगी तुमने, काली कलर की एकदम, ब्रिटिश डिस्क होती थी वो। और तुमने मोस्टली ओपेराज देखे होंगे, वो उस पर लगा देते हैं और ओपेरा बजती रहती है। ये ब्लू सिंगर्स मोस्टली ओपेरा जैसे ही होते हैं, क्योंकि इनकी आवाज के फ्लक्चुएशन से ही वो ग्रीफ निकलता है, वो साउंड निकलता है, ठीक है। तो बताओ, ब्रिटिश एलपी मतलब एक डिस्क है, एक रिकॉर्डिंग डिस्क जो पुराने जमाने में चलती थी, टू रिक्रिएट दोस coarse text, sinuous and unbearable sad noises which gave her a sure corner of immorality। ये है वो चीज जिससे वो अनफॉरगेटेबल हो गई। क्या? coarse texture, sinuous and unbearable, क्या? सैड नॉइसेस, क्योंकि वो ब्लू सिंगर थी, है ना। तो सिनुअस का मीनिंग मैं तुमको ना बताना चाहूं, तुम लोगों ने साइन सुना है क्या? कॉस साइन, टेन, ट्रिग्नोमेट्री, उसी से रिलेटेड है कौन? सिनुअस। तो बताओ, साइन की वेव होती है ऐसी, राइट। तो ध्यान रखना, सिनुअस मतलब वेव्ड, सिनुअस मींस वेव। एक और है आपके पास कोर्स टेक्सचर। कोर्स मतलब रफ, कोर्स मतलब क्या होता है? रफ। तो स्मूथ या रफ? रफ टेक्सचर्ड, वेव्ड, अनबियरेबल सैड नॉइसेस, जो उसके गानों में वो बोलती थी, राइट, विच गेव अ श्योर कॉर्नर ऑफ इमोरालिटी, अमर कर दिया उसने, ठीक है, इटर्नैलिटी में चली गई वो। नेक्स्ट, हर फिजिकल डेथ कॉल्ड। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है इन्होंने, भले उसकी फिजिकल डेथ हो गई हो, पर मेमोरेबल डेथ वो नहीं होगी, वो चलती रहेगी, राइट। तो उसकी फिजिकल डेथ कॉल्ड इफ एनीथिंग फॉर रिलीफ रेदर देन सॉरो। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पे क्वेश्चन है आगे। सॉरो से ज्यादा तो उसकी डेथ में रिलीफ था, क्योंकि वो ऑलरेडी परेशान थी अपनी लाइफ से, मुक्ति मिल गई उसको, मोक्षा मिल गया, राइट। नेक्स्ट, व्हाट सॉर्ट ऑफ मिडिल एज। और यहां पर आंसर आ रहा है कि अगर वो मरी नहीं होती तो क्या होता, पढ़ना। व्हाट सॉर्ट ऑफ, ना गया ये रहा, मिडिल एज वुड शी हैव फेस्ड विदाउट द वॉइस टू अर्न मनी फॉर हर ड्रिंक्स एंड फिक्सेस। कैसी एज होती उसकी जब उसके पास कोई पैसा नहीं होता टू अर्न सम ड्रिंक्स एंड फिक्सेस। Without the looks and in her days she was hauntingly beautiful to attract the man she needed। जब उसकी ब्यूटी भी चली जाती, कैसी निकलती उसकी बुढ़ापा, राइट। और एक और, विदाउट द बिजनेस सेंस, क्योंकि अब तो बुढ़ापा आ गया तो बिजनेस सेंस भी गया, तो बिना बिजनेस सेंस के वो कैसे जीती, विदाउट एनीथिंग बट डिसइंटरेस्टेड वर्शिप ऑफ एजिंग मैन। मतलब उसको उसको तारीफ करने वाले से वही लोग होते जो उसमें इंटरेस्टेड नहीं, डिसइंटरेस्टेड होते। मतलब बहुत फोर्सफुली उसकी लीगेसी की वजह से शायद तारीफ करते, इंटरेस्टिंगली तारीफ तो नहीं करते। हैड हर्ड एंड सीन हर इन हर ग्लोरी, जो उसकी पुरानी लाइफ से उसको तारीफ कर रहे हैं, प्रेजेंट के लिए तो गालियां ही देंगे। तो ऐसी लाइफ में वो कैसे जीती बेचारी, तो अच्छा हुआ मर गई, ये ऑथर कह रहा है, ठीक है। तो इसमें रियलिटी भी आ रही है और एप्रिसिएशन भी, राइट। अब पढ़ो इसको, ये मुझे लगता है कि ज्यादा पढ़ने लायक नहीं है, फैक्चुअल स्टडीज है, सिर्फ नाम दे रखे 2-3, ढंग से पढ़ो। Irrational though it is, our grief expressed Billie Holiday's art, that of a woman for whom one must be
सॉरी। ये लाइन समझ में आई किसी को? हिंदी में समझो। क्या समझे? लेकिन हमारा जो ग्रीक था उसने बिली हॉलिडे के आर्ट को एक्सप्रेस किया है। मतलब तो एक ऐसी वुमन थी जिसके लिए सॉरी फील करना चाहिए। इसका मतलब अगर आप उसके लिए रो रहे हो तो ये दिखाता है कि वो कितनी बड़ी थी, वो कितनी मैग्निफिसेंट थी। आया समझ? तो बोलो इरेशनल मतलब ये इलॉजिकल है। इतना रोता कौन है भाई किसी एक डेथ पे? खूब खूब मरते हैं। पर ये कह रहा है इतने लोग रो रहे हैं तो ऑब्वियसली कुछ इलॉजिकल तुमको लग रहा होगा, बाकी हमारा एक ग्रीफ ही दिखाता है कि वो कितनी मैसिव थी। आगे देखो। The great blues singers to whom she may be just compared played their game of from strength. Lionesses, though often wounded or at bay, their tragic equivalents were Cleopatra and Phaedra. ये सारे क्या है? उसके कंपैरिजन वाले आर्टिस्ट्स। अगर ये बड़े बड़े नाम तुम उससे कंपेयर कर रहे हो तो वो खुद भी कितनी होगी? मैसिव हो गई, राइट? इन स्टैचर, स्टैचर में बहुत बड़ी हो गई। ऊपर ऊपर से अगर इसको पढ़ोगे तो एक चीज समझ में आ जाएगी कि उसमें बहुत अलग अलग क्वालिटीज की बात रहेगी। मतलब हाउ एप्रिशिएबल शी इज, ये लिखा हुआ है। एक बार पूरा पढ़ लो। ग्रेट ब्लू सिंगर्स में टू हुम शी मे बी जस्ट कंपेयर्ड में कुछ नाम आए हैं। लायनेसिस, दो ऑफन वुंडेड और एट बे, उसमें बेसी स्मिथ नाम से कोई है, वो कॉल हरसेल्फ अ टाइगर रेडी टू जंप। बेसी सेल्फ खुद को बुलाती थी। पर अगर बेसी स्मिथ जैसे लोगों को, लायनेसिस को कंपेयर किससे किया गया? हॉलीडे से। तो समझ जाओ हॉलीडे की भी क्या स्ट्रक्चर होगी। नेक्स्ट, देयर ट्रेजिक इक्विवेलेंट्स वर क्लियोपात्रा। अब इनके किनके, ये लायनेसिस और बढ़िया बढ़िया आर्टिस्ट के कंपैरिजन में और कौन थे? क्लियोपात्रा और फेड्रा। हॉलीडे वाज एन एम्बिटेड ओफिलिया। तो ओफिलिया भी किसी का रेफरेंस दिया है आपको कि इन लोगों के लिए हॉलीडे, जैसे उन लोगों के लिए उस समय ओफिलिया कंपटीशन में थी, जैसे आज के कंपटीशन में हॉलीडे के लिए कंपैरिजन कर रहे हैं कि जैसे उस समय उनको कड़वी लगती थी कौन? ओफिलिया। आज सबको कड़वी कौन लगती है? हॉलीडे। ये समझ में आया? दैट्स इट। तो उसके कैरेक्टर में हो सकता है वो एम्बिटर्ड, मतलब सबको कड़वी लगती थी। हाँ, मतलब ये किसी को पसंद नहीं थी, वैसे हॉलीडे भी किसी को पसंद, तुम समझ गए ना उसको लोग पसंद क्यों नहीं करें? क्योंकि उसकी लाइफ वैसे ही रैक है, शी इज ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड, तो नोबडी लाइक्ड हर द सेम वे। उसकी एमिनेंस और उसके फेम से सब जलते थे। आगे देखो। हॉलीडे वाज एन एम्बिटर्ड, तक तो समझ में आ गया। एम्बिटर्ड का मतलब इवलिश, तो लोग उसके लिए इवलिश थे या एनवियस थे, ये समझे? एनवी करते थे उससे। नेक्स्ट, शी वॉज द पिकनी हीरोइन अमंग ब्लूज सिंगर्स और रेदर अमंग जैज सिंगर्स। अब हो सकता है पिकनी भी एक आर्ट फॉर्म हो, पर हम लोगों को आइडिया अगर ना हो तो पढ़ते चलो, क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे। आगे देखो। जैज सिंगर्स भी एक आर्ट फॉर्म है। अब मुझे बताओ, फॉर दोज शी सैंग अ कैबरेट वर्जन ऑफ द ब्लू। कैबरेट वर्जन भी नाम तो सुना होगा तुमने, ये म्यूजिशियंस की ही एक आर्ट फॉर्म है। लेकिन हम इतना डिटेल में क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि हमको पैसेज के आंसर्स देने हैं, दैट्स इट। जीके नहीं पढ़नी। तो पूरा अगर मैं पढ़ाना चाहूं तो उसके अंदर क्वालिटीज बहुत सारी है, वो इसको भी गा सकती है और वो उसको भी गा सकती है। फाइनली, इनकंपैरेबली हर ईडियम वाज द पॉप सॉन्ग, और पॉप सॉन्ग तो उसी का एक ईडियम था। तो जहां हॉलीडे होगी वहां पॉप सॉन्ग होगा, ये क्लियर है। Her unique achievement was to have twisted this into a genuine expression of the major passions by means of a total disregard of its sugary tunes. अब ये इट्स कौन है? इट्स कौन है? उसका यूनिक अचीवमेंट ये है कि उसने पॉप सॉन्ग को भी ट्विस्ट करके उसके शुगरी टोन्स से डिसरिगार्ड करवा दिया। मतलब जिस तरीके से पॉप सॉन्ग्स को स्वीट म्यूजिक मानते थे, अब से पॉप सॉन्ग ब्लू सिंगिंग में भी आ गया। ब्लू सिंगिंग माने सैड सिंगिंग, ठीक है? तो ये उसका अचीवमेंट था कि वो पॉप सॉन्ग को किसमें लेकर आ गई? ब्लू सिंगिंग। Indeed, or any tune that any other few delicately crying elongated notes, phrase like Bessie Smith और लुइस आर्मस्ट्रॉन्ग, इस पे क्वेश्चन है नीचे, है ना? तो बेसी स्मिथ और लुइस आर्मस्ट्रॉन्ग जैसे गाते थे, बहुत कम लोग उसकी तरह गा सकते थे, एंड शी वाज वन ऑफ देम। ढंग से पढ़ लो। Indeed, or any tune other than her own few delicately crying elongated notes, phrased like Bessie Smith and Louis Armstrong in sackcloth
हो सकता है कोई पुराना उनका एल्बम हो. Song in a thin, gritty, haunting voice, whose natural mood was an unresigned or voluptuous welcome for the pains of love. थोड़ी सी लंबी सांस लेते हैं और इसको समझते हैं कि इन दोनों का गाना भी बहुत ग्रिटी, मतलब बहुत बहुत ही सूक्ष्म कह सकते हो आप, शार्प कह सकते हो, राइट. बहुत ढंग से सुनोगे तो समझ में आएगा कि क्या बोल गया या क्या गा गया है. ढंग से सुनने के लिए थिन, ग्रिटी और हॉन्टिंग वॉइस आती थी उनकी, सैड सैड वॉइसेस, प्लस कुछ नेचुरल मूड था जिसको अनरिजाइंड और वॉलप्चस, वॉलप्चस माने बिग हुआ है स्मॉल, तो बिग वेलकम फॉर द पेन्स ऑफ लव. तो पेन्स ऑफ लव को गाते थे ये दोनों, और बिल्कुल इनकी कैटेगरी में कोई और इस तरीके से नहीं गा सकता था जितना हॉलिडे. लास्ट, nobody has sung or will sing bassist songs from Porgy as she did. तो Porgy भी एक एल्बम है, उसमें से bassist सॉन्ग को कोई नहीं गा सकता जितना ये गाती थी, as she did. कंपैरिजन समझ में आ रहा है. ये सारे वर्ड्स पे अपन को फोकस नहीं करना है, हमको ये देखना है कि अप्रिशिएटेड है किसके लिए, स्मिथ हमारी हॉलिडे के लिए, राइट. अब तुमको इस पैराग्राफ में क्या समझ में आता है, पढ़ो एक बार, जल्दी से पढ़ लो. तो इसने किसी पोएम को गाया है, ठीक है. वो पोएम का नाम क्या है? स्ट्रेंज फ्रूट. तो कॉम्बिनेशन ऑफ बिटरनेस और फिजिकल सबमिशन एज ऑफ समवन लाइंग. बिटरनेस मतलब कड़वाहट और सबमिशन मतलब सरेंडर. तो अगर कोई हेल्पलेस हो जाए और कड़वाहट से भरा हो, ऐसी एक पोएम किसी ने लिखी थी जिस पोएम का नाम क्या था? स्ट्रेंज फ्रूट. स्ट्रेंज फ्रूट कब लिखी गई होगी? जब इमेजिन करो कि किसी के पैर कट रहे हैं उसके आंखों के सामने, ये लिखा हुआ है, while still watching his legs being amputated. समझे? एम्प्यूटेड लेग क्या होता है? कटा हुआ. तो आपके लेग्स आपके आंखों के सामने अगर कट रहे होंगे तो कितना पेन होगा आपकी आवाज में. वैसे किसी ने स्ट्रेंज फ्रूट की पोएम लिखी और इन मैम ने उस एंटी लिंचिंग पोएम को क्या कर दिया? टर्न इनटू एन अनफॉरगेटेबल आर्ट सॉन्ग. उसको सॉन्ग बना दिया, राइट. सफरिंग वाज अ प्रोफेशन बट शी डिड नॉट एक्सेप्ट इट. तो ये सब उसने प्रोफेशनल वगैरह से किया होगा, पर क्या उसकी लाइफ में उसको सुकून मिला? नहीं. वो प्रोफेशन कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में इनबिल्ट बन गया एंड शी वाज नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट इट. सफर करना पड़ा, पर क्या उसकी इच्छा थी सफर करे? नहीं. प्रोफेशन में तो उसकी सफरिंग थी क्योंकि ब्लू सिंगिंग करती थी, पर उसकी लाइफ में भी अननेचुरली आ गया. आगे बताओ, उसने एक्सेप्ट किया या नहीं किया? नहीं किया. इस पे क्वेश्चन आएगा अभी नीचे. लिटिल नीड बी सेड अबाउट हर हॉरिफाइंग लाइफ. सेकंड लास्ट पैराग्राफ है क्या? ठीक है. उसकी हॉरिफाइंग लाइफ के बारे में तो क्या ही कहें, अभी आप उसकी पर्सनल लाइफ पे आ गए. अच्छे से पढ़ लो, टेक योर टाइम, क्विक. उसकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? लेडी सिंग्स द ब्लूज. फैक्चुअल है या इमोशनल है? इमोशनल है. दो हार्डली विद फैक्चुअल, मतलब शायद हार्डली नहीं है लेकिन इमोशनल तो है. नेक्स्ट. उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट तो था या नहीं था? वो कह रहा है उसका सेल्फ रिस्पेक्ट मेजर इस बात से किया जाता था कि अगर कोई क्लाइंट उस पर कॉइन्स फेंकेगा तो वो उठाएगी या नहीं उठाएगी. इस बात से उसका सेल्फ रिस्पेक्ट नापा जाता था. इसका मतलब ऑब्वियसली पुअर बैकग्राउंड, राइट. कॉइन्स फेंक रहे हो ना आप उस पर. नेक्स्ट. शी डिड नॉट लाइक इट. शी हैड द फ्लेयर एंड स्क्रूपुलस ऑनेस्टी ऑफ जॉन हैमंड टू लॉन्च. लॉन्च किसने किया उसको? जॉन हैमंड. नाम आ सकता है नीचे क्वेश्चंस में. नेक्स्ट. The best musicians of 1930s to accompany her. 1930s के बेस्ट म्यूजिशियंस कौन थे? टेडी विल्सन और फ्रैंकी न्यूटन एंड लेस्टर यंग. With a boundless devotion of all serious connoisseurs. What is connoisseur? Having fine taste. Someone who is फाइन टेस्ट वाले एक्सपर्ट्स. तो हार्ड वर्किंग एक्सपर्ट्स ने उसको खूब सपोर्ट किया और फाइनली ये अपना पढ़ा हुआ है कॉनोजर्स, पर्सनालिटी वर्ड्स में था. एस्थीट्स याद आया? आर्टिस्ट्स. The much public success, it was too late to arrest a career of systematic embittered self-immolation. बहुत ही मुश्किल था उसके करियर को क्या कर लेना? अरेस्ट, जिसमें वो खुद बहुत सिस्टमैटिक एम्बिटर्ड सेल्फ इमोलेशन में थी.
मतलब उसके सेल्फ डिस्ट्रक्टिव करियर का लोगों ने खूब फायदा उठाया. Everybody was praising her because she was unique. Now tell me, self immolation मतलब self destruction. It's kind of suicide. ठीक है, तो ऐसे करियर का लोगों ने बिटरली खूब फायदा उठाया क्योंकि उसका एल्बम बिक गया था और लोगों को उसके पेन से कनेक्शन फील हुआ, राइट? ठीक है, इतना सब होने के बाद लास्ट पैराग्राफ कुछ नहीं बचा है, ढंग से पढ़ो. उसका रेप हुआ एट द एज ऑफ 10 और ड्रग एडिक्शन हुआ टीन्स में. इतना सब कुछ होने के बाद भी बोथ ब्यूटी और सेल्फ रिस्पेक्ट उसको मिला या नहीं? टू बी बॉर्न विथ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ब्यूटी मिला. उसके अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट था भी सही, पर पैदा कहां हुई थी वो? नेग्रो गेट ऑफ बाल्टीमोर 1915, जो उस समय इतनी अच्छी प्लेस नहीं थी. तो अब बताओ, while she destroyed herself, she sang unmelodiously. भले ही उसके साथ लाइफ में बहुत बुरा हुआ, पर लोगों को उसने शानदार सॉन्ग्स दिए. वो गाती गई प्रोफाउंड हार्ट. अनमेलोडियस मतलब समझ गए? क्रैकिंग साउंड के साथ, ना क्रो साउंड के साथ गाती थी, चुपता हुआ साउंड, क्योंकि लोगों को पेनफुल साउंड ऐसे ही मिलेगा. मेलोडियस में तो लोगों को मजा आ जाएगा, मजा थोड़ी ना देना है, पेन देना उनको. और सुनो, profound or heartbreaking sound, it is impossible not to weep for her or not to hate the world which made her what she was. तो एक तो उसको प्रेज करने से हम चुकेंगे नहीं, दूसरा उस वर्ल्ड ने जो उसको खराब किया, वो वर्ल्ड के लिए बिटरनेस भी बढ़ेगी. करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्विक. 11th का आंसर प्लीज टेक योर टाइम, कहीं लिखो इसको. 11th का आंसर लिखो कहीं, इतनी मेहनत से पढ़ा है हमने. आंसर प्लीज. Why will Billie Holiday survive many who receive longer obituaries? सबने लिख लिया? मैं 4 में से आंसर पूछूंगा फाइनली, ठीक है? लिख लिया? 11th का आंसर आपका फाइनल ABCD लिख लिया क्या? हाथ पे लिख लो, पेन पे लिख लो, कहीं पे भी लिख लो. पेन से हाथ पे लिख लो, डोंट वरी. Because of her blues creations, she will be remembered so long. Because she was not as self-destructive as some other blues exponents. बल्कि हम तो कह रहे हो तो बहुत खतरनाक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मटेरियल थी. ये तो साफ ही गलत है. बिकॉज ऑफ हर स्मूथ एंड मेलो वॉइस उसको याद रखा जाएगा. नो स्मूथ, नो मेलो वॉइस. बिकॉज ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ एंगर इन हर सॉन्ग्स. कनेक्टेड तो है ये पैसेज से. सर यही टिक कर रहे हो तो फिर यही कर लो. टेल मी, एंगर, पेन वर ऑल बिटर थिंग्स दैट शी वाज कैरिंग फॉरवर्ड, बट ब्लूज क्रिएशंस होते क्या है? एंगर्स के साथ साथ पेन भी आ गया उसमें, हार्ट ब्रेकिंग भी आ गया, सब आ गया. तो एंगर से ज्यादा अच्छा आंसर हुआ ना. तो अगर आप डी टिक कर रहे हो तो फर्स्ट में क्या बुराई है बताओ? फर्स्ट तो उसी का पेरेंट बॉडी है ना. तो हम आंसर क्या दे रहे हैं? फर्स्ट. कितने लोगों का गलत हुआ? कोई बात नहीं, मन तक रखो उसको. एक साथ बताना 4 में से, ठीक है? 1 by 1 नहीं पूछेंगे. अकॉर्डिंग टू द ऑथर, इफ बिली हॉलिडे हैड नॉट डाइड इन हर मिडिल एज, अगर वो मरी नहीं होती तो she would have gone on to make a further remark. She would have gone to make a further mark. क्या लग रहा है, फर्स्ट वाला सही है गलत है? देखते हैं, बाद में देखेंगे. तुमने अपना आंसर लिख लिया? ये तो नहीं है. She would have become even richer than what she was. और पैसे आ जाते, उसके बाद ऐसी कोई बात नहीं हुई थी. ये बात जरूर है कि वो और बर्बाद हो जाती, लिखा हुआ आया था. तो नेक्स्ट, she would have led a rather ravaged existence. rather मतलब और ज्यादा ravaged and destructed existence होता उसका, possible. and she would have led a rather comfortable, not at all. the answer is, सबका सही है क्या? yes, ये इजी था क्वेश्चन. नेक्स्ट वाले का कोई नहीं बताएगा, अपने अपने पास लिख लो सब क्विक. which of the following is not representative of author's opinion? take your chance. ABCD लिखो कहीं. डन? नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑथर्स ओपिनियन मतलब जो ऑथर एग्री नहीं करेगा. क्या एक क्रिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया एक तरह से? याद आया? आर्ग्यूमेंट्स, assumptions, inferences and support and oppose, ये क्रिटिकल रीजनिंग ही होती है.
Billie Holiday had her unique blend of melody. Author will agree or not agree? इस पे तो एग्री होगा. तो ये ट्रू है या फॉल्स? ट्रू. Billie Holiday's voice can be compared to other singers in certain ways. Comparable थी कुछ कुछ लोगों से. True. Billie Holiday's voice had a ring of profound sorrow. Profound माने high level of sorrow. बचा ही क्या अब? ये तो इजी हो गया. Billie Holiday welcomed suffering in her profession. Not at all. She was struggling with it. The answer is fourth option. Correct है. देखते हैं 14th. Last question of the day. Florence, आंसर क्या है? पढ़ो. How many of you support fourth? अच्छा 2 जने हैं. आप 2. अच्छा second. How many of you support second? अच्छा. First? Third? Anyone third? Second? Fourth नहीं? अच्छा. According to the passage, Billie Holiday was fortunate in all but one. तो एक exception निकालना है. She was fortunate to have been picked up young by an honest producer. बात तो सही है. Scrupulous लिखा हुआ आया था. वो जो मैंने अंडरलाइन भी किया था, राइट? कि इस बंदे ने इसको लॉन्च किया है, वो प्रिंसिपल्ड और स्क्रूपुलस प्रोड्यूसर है. और बिल्कुल सही बात है. ऑनेस्ट से ये बात तो ठीक है. नेक्स्ट. She was fortunate to have the likes of Louis Armstrong and Bessie Smith accompany her. Louis Armstrong और Bessie Smith का नाम आया जरूर था. उन्होंने उसको अकंपनी नहीं किया था. उनके गानों को उसने रीफ्रेम किया था. करेक्ट? ये तो गलत है. क्योंकि अगर फोर्थ में पढ़ता हूं, शी एंजॉयड सक्सेस अमंग द पब्लिक एंड कॉन्वर्जर्स, ये तो ट्रू है. किया उसने, एंजॉय तो किया. शी फॉर्चुनेट टू पजेस द लुक्स, बात तो सही है. हॉन्टिंगली ब्यूटीफुल, मार डालेगी जैसे कोई, राइट? ततली कर देगी. तो इसके लिए अपन एक फॉरेन वर्ड भी पढ़ा था, अगर आपको याद आ रहा हो. ऐसी कोई महिला जो मार ही डाले, एक फॉरेन वर्ड पढ़ा था अपन ने. इसको निकालो. फैमे फैताले होगा शायद. क्या था? फैमे फैताले. अ फेमिनाइन इस फैताले मतलब डेडली. ओहो, किलिंग थी वो तो. ये था. इसकी फोटो देखनी बनती है. हाँ यार, स्पेशली इफ यू आर अ बॉय. तो टेल मी वन थिंग, कौन है, क्या नाम क्या है? बिली हॉलिडे. भगवान करे हमारा नेट चल रहा हो, आ जाइए. रियली बॉयकट? ओके, अच्छा. मतलब इसका पैसेज पढ़ते पढ़ते ये कंफर्म है कि इसकी फोटो देखने के बाद तुमको दर्द दिखा कि नहीं मुझे नहीं पता. बाकी बाल तो उड़े हुए हैं. अब ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज तो समझ जाओ थोड़ी सी पुरानी हो. 1945 से पहले का बताया था ना. हाँ, तो काफी पुरानी है फिर. पता नहीं, मुझे तो माइकल जैक्सन की फीलिंग आ रही है. राइट? चलो ठीक है. गॉड लॉन्ग लिव बिली हॉलिडे. आज की क्लास समाप्त.